नमस्कार, मैं सुरेंद्र मिश्रा टी9 चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिकी के माध्यम से पूरे सप्ताह में जो विषय समाचार पत्रों में, विविध मीडिया में, सोशल मीडिया में छाए रहे, चर्चित रहे, ऐसे विषयों का एक रिव्यू के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास होता है। लेकिन उससे पहले ऐसे कर्मठ और कर्म प्रधान लोगों की बात करेंगे जिनके कर्म से उन्होंने अपना योगदान समाज को दिया है, एक आदर्श निर्माण किया है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों उनका हाल ही में सम्मान किया गया। पद्म विभूषण तथा पद्मश्री ऐसे अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ये सम्मान प्रदान किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के 5 लोगों का समावेश। लोगों का हम अभिनंदन करते हैं। निश्चित ही उनके कार्य हमारे लिए प्रेरणादायक होंगे। विषय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक पर्सनैलिटी की है, हस्ती की, जिन्होंने अपने टेक्नोलॉजी क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया है, दे रहे हैं, और कृषि क्षेत्र में भी वो हाथ आजमाइश कर रहे हैं। हाँ, बात कर रहे हैं बिल गेट्स की। आपने सही सुना, माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रमुख हैं तथा खेती भी कर रहे हैं। उनके पास 2,75,000 एकड़ खेती है, मतलब वो किसान भी हैं। निश्चित ही विज्ञान और कृषि क्षेत्र मिलकर आने वाले समय में कुछ नया हमें उस क्षेत्र में देखने मिल सकता है। इसी बात को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मंत्रणा भी की। हो सकता है कि भारत में आने वाले दिनों में ऐसी कई परियोजनाएं हमें देखने मिल सकती हैं विज्ञान और कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई, जो किसानों के जीवन को कुछ जरूर प्रभावित करेंगी। कुछ अच्छे उसमें से परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही निकली है। हाल ही में उन्होंने नवनिर्माणाधीन जो संसद भवन है, नए से जो बनाया जा रहा है, उसका निरीक्षण किया, उसका मुआयना भी किया। उनका आत्मविश्वास इस समय देखते बन रहा था, मानो वे जता रहे थे कि इस नए भवन में भी, नए संसद में भी प्रधानमंत्री के रूप में भी आएंगे। और बात तो दूसरी यह भी है, आत्मविश्वास की ही बात निकली है तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी जो आत्मविश्वास है इन दिनों बढ़ा चढ़ा हुआ है। बढ़ा चढ़ा मतलब उन्हें इतना आत्मविश्वास है कि उनके कार्य के प्रति उन्होंने जो एक्सप्रेस हाईवे तथा रास्तों का एक जो नेटवर्क पूरे देश में बिछा दिया है, निश्चित ही सराहनीय है। वे इन दिनों भाषणों में कहते हुए दिखाई देते हैं, मेरा कार्य यदि मतदाताओं को अच्छा लगता है तो वे मुझे मतदान करेंगे, चाहे मैं मतदान मांगने जाऊं या न जाऊं। यह आत्मविश्वास निश्चित ही एक नेता के दृष्टिकोण से बहुत ही मायने रखता है। मायने की जब बात आई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री का विषय भी इन दिनों चर्चित रहा, छाया रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सन 2016 में भी इस संदर्भ में विषय सामने लाया था। अभी भी वो चर्चा में। हालांकि भारतीय चुनाव व्यवस्था में शैक्षणिक डिग्री को लेकर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। अपने प्रतिभा के बलबूते पर कोई व्यक्ति अपना योगदान राजनीति के क्षेत्र में दे सकता है, देश के विकास में हाथ बार अपना योगदान दे सकता है। लेकिन बात यह है कि किसी न किसी बहाने से चर्चे में रहा जाए, यह उसके पीछे की मंशा हुआ करती है। जब प्रधानमंत्री की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है, तो इससे बड़ा चर्चित रहने वाला विषय क्या हो सकता है। और भाई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मौके को कैसे गंवाएंगे। सो उन्होंने इस विषय को चर्चित रखा, अपने आप को चर्चित रखा। बात तो चर्चा इन दिनों महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस सुप्रीमो शरद पवार की भी हो रही है। पिछले 1 महीने से अदानी का विषय चर्चित रहा है। उनका विषय जो है कंपनियों को लेकर भी विषय चर्चित रहे हैं। और हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे गुट के साथ में, कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी के साथ में एक साथ मिलकर वे काम कर रहे हैं वहाँ। और दूसरे उनके समक्ष महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे का गुट मतलब देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री, उनका गुट यहाँ पर है। लेकिन उन्होंने अदानी के पक्ष में ही एक बात कहकर मानो ऐसा जता दिया है कि वे राजनीति के यहाँ के जो विषय हैं उसे नया आयाम दे सकते हैं। उसके पीछे की मंशा चाहे जो रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में राजनीति में कुछ हलचलें दिखाई दे सकती हैं। वैसे भी केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार अभी होना बाकी है, मतलब हो सकता है तो संभव है उनकी बेटी सांसद सुप्रिया सुळे का कहीं
यदि मंत्री पद में समावेश हो जाए तो आश्चर्य होने जैसी बात नहीं है। वैसे तो शरद पवार के भतीजे भी इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में छाए हुए हैं। फिलहाल वे विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, अपने बेबाक शैली के लिए जाने जाते हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक डॉक्टरों को संबोधित करते हुए यह कहा कि यदि उनका जो पेशा है यह सेवाव्रती मतलब सेवाधारी पेशा है, व्यवसाय का क्षेत्र है उनका, ऐसे में मरीजों को केंद्र स्थान में रखते हुए उन्होंने सेवा करनी चाहिए, पैसे की बात नहीं करनी चाहिए। मतलब ऐसा उन्होंने जताया है कि सेवा करनी चाहिए। इस बात को लेकर डॉक्टरों में कानाफूसी शुरू हो गई है। कानाफूसी तो शुरू होगी, क्योंकि डॉक्टरों को यदि कहा जाए कि आप सेवाव्रती होंगे तो ये न्याय संगत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर की शिक्षा आज कितना खर्चे की बात हो गई है। अभिभावक जानते हैं उसके लिए कितना परिश्रम, कितनी मेहनत, कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है। यदि विपक्षी नेता अजित पवार संसद में मतलब अपने सभागृह में यह विषय उठाते, मतलब जो एक विरोधी पक्ष नेता के रूप में यदि वे सभागृह में यह विषय उठाते कि जो मेडिकल फील्ड है जिसे हम कहा जाता है, जिससे डॉक्टरी पढ़ी जाती है, उस क्षेत्र को मुफ्त कर दिया जाए, वो जो पढ़ाई है वहाँ की वो मुफ्त कर दी जाए, तो उनके बात में कुछ वजन हो सकता था। लेकिन उनका जो यह वक्तव्य है एक सिर्फ वक्तव्य बनकर रह जाएगा कि डॉक्टरों ने सेवा करनी चाहिए। डॉक्टर ऑलरेडी मतलब सेवा कर ही रहे हैं, अपने काम के प्रति भी जागरूक है ही। साथ में पैसे की जो बात उन्होंने अजित दादा ने कही है वो इसलिए न्याय संगत नहीं लगती है कि उनके जो पढ़ाई के खर्चे हैं वो भी कहीं नियंत्रण में होने चाहिए, तब उनके बात में यह वजन निर्माण हो सकता था। केंद्र में, भारत देश की केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी, उनका एजेंडे में जो विषय रहा है गोवंश का, गोवंश मतलब उसके जो पर्याय है, मतलब उसमें दूध का विषय भी आ ही गया है। तो इस संदर्भ में उन्होंने कुछ कदम उठाने जरूरी है ताकि यहाँ के जनता को शुद्ध दूध मिल सके और बनावटी जो दूध मार्केट में बिक रहा है उस पर कोई नियंत्रण पाया जा सके। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आजकल इन दिनों गोवंश को लेकर कुछ संवेदनशीलता दिखाई दे रही है। लोगों को दूध पीने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस मामले में सरकार, एनजीओज, कुछ संस्थाएं पहल कर रही हैं और दूध उत्पादनों को बढ़ाने कर और दूध का उपयोग लोगों ने करने के लिए जन जागरण भी किया जा रहा है। ऐसे में भारत का विषय भी महत्वपूर्ण हो ही जाता है। आखिरी में बात तुम्हारी हमारी सबसे जुड़ी हुई बात, स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तक जिसका विषय है, जिसके सब दीवाने हैं, वो है सोना। सोना इन दिनों चर्चित इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में यदि सोने की खरीदी बिक्री करना है तो उस पर हॉल मार्किंग होना जरूरी है। उसके बिना कोई भी व्यापारी हॉल मार्किंग नहीं कर सकता है और ना ही कोई उस सोने को बेच सकता है। ऐसे में हर किसी के सामने जिज्ञासा निर्माण हुई है कि हॉल मार्किंग को लेकर क्या क्या विषय होंगे, इसके किस तरीके से इसका होगा। जिसके पास पुराना सोना है वो क्या करेगा और जो नए व्यापारी नए से जो बेचे जाएंगे वो उसका प्रावधान क्या होगा। लेकिन इस विषय ये बड़ा इसके लिए एक अलग से एपिसोड हम तैयार करेंगे, आने वाली वीडियो में आप देख सकेंगे। लेकिन फिलहाल हॉल मार्किंग का जो विषय आया हुआ है कि हॉल मार्किंग के बिना सोने के व्यवहार नहीं हो पाएंगे, ताकि उस सोने का शुद्धिकरण के साथ साथ वह सोना किसके नाम से है, कितना है, और उसके पंजीयन भी ऑनलाइन हो जाएगा। क्योंकि हॉल मार्किंग के लिए जब मार्किंग मिलेगी तो वो बाकायदा उसका एक इतिहास भी, डाटा भी उसका रखा जाएगा, संकलन भी रखा जाएगा। तो इस कारण से लोगों में संभ्रम है, जिज्ञासा भी है और वो जानने के लिए हॉल मार्किंग के संदर्भ में जो कुछ नियम आ रहे हैं और हाल ही में उसके बारे में एक अमल करने के लिए निर्देश जारी हुए हैं। इस विषय को लेकर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। अगले सप्ताह फिर साप्ताहिक में ऐसे ही विषयों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।